नमस्कार, बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन विधेयक, जिसको लेकर बेचैनी विपक्ष में बढ़ती जा रही है। सरकार बिल पेश करने की तैयारी में है और विपक्ष को यह बात बड़ा चुभ रही है। विपक्ष इस विधेयक को बहुत सख्त बता रहा है। राहुल गांधी तो डरे हुए हैं, तो सरकार का कहना है कि यह बिल पारदर्शिता बढ़ाने और विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए काफी जरूरी है। मिर्ची तो अमेरिका को भी लग रही है। तो एफसीआरए बिल को लेकर क्या है मोदी का प्लान, क्यों लगी है अमेरिका को मिर्ची, और आज अपने शो में आपको बताऊंगी कि आखिर कितना खतरनाक है ये विदेशी एजेंडा। अमेरिकी राइली मूर का विरोध राहुल गांधी के विदेशी हस्तक्षेप का विस्तार कैसे है, साथ ही दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में इस तरह के कानून की भी डिटेल्स बनाऊंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। देखिए, बिल तो इस सत्र में पेश होना है। सरकार की तैयारी पूरी है। अमित शाह ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। भारत में ईसाई समुदाय के सबसे बड़े संगठन कैथोलिक विश्व कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की अमित शाह से मुलाकात भी हो गई है। कई सारी बैठकें अमित शाह कर चुके हैं और विपक्ष भी बौखलाया है। अमेरिका को भी मिर्ची लगी है। वैसे एफसीआरए बिल पर अमेरिका के नेताओं की बयानबाजी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कड़ा जवाब दिया है। रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत की विधायी मामलों में हमारे देश की संसद अपने निर्णय स्वयं लेती है। ऐसा कहकर रणधीर जायसवाल ने साफ कर दिया कि कोई भी बाहरी दबाव भारत सरकार के फैसले को प्रभावित नहीं करेगा। तो सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है रणधीर जायसवाल ने। We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs on which decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds. तो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में कानून बनाने की एक बेहद मजबूत और पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी देश के घरेलू कानूनों को उसकी सही संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। दुनिया भर के देश अपनी व्यवस्था और सुरक्षा के तहत विदेशी चंदे को नियंत्रित करते हैं। यह सीधा जवाब और कड़ा प्रहार अमेरिका पर भी किया गया, क्योंकि एफसीआरए बिल से अमेरिका को मिर्ची लगी है। दरअसल अमेरिकी सांसद मूर ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि अगर किसी चर्च या धार्मिक संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होता है तो सरकार उन पर कब्जा कर सकती है। ट्वीट देखिए। अमेरिकी सांसद मूर ने अपने एक्स पोस्ट में कहा था कि भारत में ईसाई तब से है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कुछ ही दशकों बाद सेंट थॉमस द एपोस्टल मालाबार तट पर आए थे। लेकिन ईसाइयों के इतने लंबे इतिहास के बावजूद भारत की संसद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है, ताकि सरकार चर्चों और धार्मिक चैरिटी संस्थानों का नियंत्रण अपने हाथ में ले सके। ये ईसाइयों पर सीधा हमला है। अगर ये बिल इसी तरह आगे बढ़ता है तो ये भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। वैसे राइली मूर का बयान अपने आप में असामान्य है, लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प घटनाक्रम उसके बाद देखने को मिला। आयरलैंड से संचालित कैथोलिक एरेना जैसे मंचों ने उनके बयान को तुरंत आगे बढ़ाया और भारत के खिलाफ उसी नैरेटिव को दोहराना शुरू कर दिया कि भारत सरकार चर्चों और धार्मिक संस्थानों पर कब्जा करना चाहती है। यह प्रतिक्रिया किसी स्वतःस्फूर्त चिंता से अधिक जानबूझकर बनाए गए एक नैरेटिव जैसा प्रतीत होता है। जैसे ही भारत विदेशी फंडिंग के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करता है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समूह इसे धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार या लोकतंत्र के संकट के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं। यह रणनीति नई नहीं है। भारत के अनेक आंतरिक विषयों पर भी इसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का प्रयास पहले भी देखा जा चुका है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि राइली मूर अकेले अमेरिकी सांसद नहीं है जिन्होंने भारत के एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर आपत्ति जताई है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो की मई 2026 की भारत यात्रा से पूर्व अमेरिकी सांसद क्रिस स्मिथ ने मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित किए जाने का मुद्दा भारत के सामने उठाने की अपील की थी। भय का माहौल बनाते हुए स्मिथ ने दावा किया था कि अगर ये विधेयक पारित हो गया तो सभी चर्चों और डायोसीज की
संपत्तियां भारत के कब्जे में जा सकती है। रायली मूर की तरह स्मिथ ने भी चेतावनी दी थी कि अगर इस विधेयक को रोका नहीं गया तो इससे भारत अमेरिका संबंधों को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। सिर्फ विदेशी राजनेता ही नहीं बल्कि भारत के कुछ लेफ्ट लिबरल गैंग और संस्थान भी इस विधेयक को धार्मिक, अल्पसंख्यकों और नागरिक पर हमले के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब प्रश्न तो ये उठता है कि अमेरिका भारत के FCRA संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहा है और भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी क्यों दे रहा है। इसका उत्तर भू राजनीतिक हितों और धार्मिक महत्वाकांक्षाओं में छिपा हुआ है। अमेरिकी मिशनरी नेटवर्क, वर्ल्ड विजन, USAID और FCRA संशोधन विधेयक का विरोध अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। दरअसल दशकों से अमेरिका स्थित अनेक मिशनरी नेटवर्क भारत में चर्च स्थापित करने, गरीब विशेषकर जनजाति और दलितों के बीच धर्मांतरण अभियान चलाने और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए फंडिंग करते हैं। कंपैशन इंटरनेशनल, वर्ल्ड विजन इंडिया समेत कई विदेशी ईसाई संगठन आज भी भारत में एक्टिव हैं और धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ अपने मूल देशों के रणनीतिक हितों को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वर्ल्ड विजन नाम के इस ईसाई NGO को अब बंद हो चुकी अमेरिकी एजेंसी USAID से भी फंडिंग मिलती है, जिस पर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के आरोप लगते रहे हैं। अब बात करते हैं कि रायली मूर का विरोध राहुल गांधी के विदेशी हस्तक्षेप का विस्तार कैसे हो रहा है। दरअसल अगर पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम में नजर डालें तो पता चलेगा कि राहुल गांधी कई अवसरों पर विदेशों में भारत के लोकतंत्र को लेकर चिंता व्यक्त करते रहे हैं और विदेशी हस्तक्षेप की मांग जैसे बयान देते रहे हैं। FCRA संशोधन विधेयक के बीच इस माहौल में रायली मूर सहित अमेरिकी सांसद की तरफ से भारत की नीतियों की आलोचना, उसी हस्तक्षेप की मांग है और अभियान का विस्तार भी प्रतीत होता है। यह बिल्कुल स्पष्ट तथ्य है कि FCRA संशोधन विधेयक का मूल उद्देश्य चर्चों या धार्मिक संस्थानों पर कब्जा करना नहीं बल्कि विदेशी फंडिंग के उन नेटवर्क को नियंत्रित करना है जिनका उपयोग धर्मांतरण, डेमोग्राफी के बदलाव, विरोध प्रदर्शनों, अराजक गतिविधियों या ऐसे सिस्टम को खड़ा करने के लिए किया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अमेरिकी सांसद रायली मूर सहित कई विदेशी राजनीतिक और धार्मिक संगठन इस विधेयक को ईसाइयों पर हमले के रूप में दिखाकर धार्मिक भावनाएं भड़काने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात अब आपको बताती हूं। आज जो कांग्रेसी FCRA का विरोध कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कुडनुकुल्लम परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर लगातार चल रहे विरोध के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी सार्वजनिक रूप से विदेशी फंड प्राप्त गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उन्होंने फरवरी 2012 में प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका साइंस को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि कई NGO विशेषकर अमेरिका और स्कैंडिनेवियाई देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त संगठन भारत के विकास संबंधी चुनौतियों को समझने के बजाय देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि कई NGO जिन्हें अक्सर अमेरिका और स्कैंडिनेवियाई देशों से धन मिलता है, हमारे देश के विकास संबंधी आवश्यकताओं को समझाने के बजाय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और कृषि में जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसके पीछे ऐसे NGO हैं जो ये नहीं समझते कि भारत को अपनी ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी उस समय स्वयं कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था कि विदेशी फंड प्राप्त संगठन भारत की रणनीतिक और विकास संबंधित परियोजनाओं को प्रभावित करती है। चलिए अब जानते हैं कि भारत ही नहीं दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में इस तरह के कानून है। इनकी खासियत और असर के बावजूद भी भारत में अनावश्यक विरोध किया जा रहा है। भारत का FCRA सबसे व्यापक विदेशी फंडिंग नियामक कानूनों में माना जाता है। इसकी खासियत है कि इसमें विदेशी फंड प्राप्त करने से पहले सरकारी पंजीकरण या पूर्व अनुमति यानी कि प्रीरियर परमिशन अनिवार्य है। विदेशी धन केवल निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। गृह मंत्रालय पूरे सिस्टम की निगरानी करता है। इसमें वार्षिक ऑडिट और रिटर्न अनिवार्य है। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की शक्ति भी इसमें निहित है। 2026 संशोधन के बाद कुछ परिस्थितियों में विदेशी अंशदान से निर्मित संपत्तियों के प्रबंधन हेतु सरकारी डिजाइनेटेड अथॉरिटी का प्रावधान भी जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ साथ विदेशी प्रभाव पर नियंत्रण और आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करना है।
अमेरिका में ये कानून दुनिया के सबसे पुराने विदेशी प्रभाव कानूनों में से एक है। इस कानून की मुख्य व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था किसी विदेशी सरकार, विदेशी राजनीतिक दल या फिर विदेशी कंपनी की तरफ से अमेरिका में लॉबिंग, जनमत निर्माण या राजनीतिक गतिविधि करती है तो उसे न्याय विभाग के पास फॉरेन एजेंट के रूप में पंजीकरण कराना होता है। फारा विदेशी फंड लेने पर प्रतिबंध नहीं लगाता, ये केवल डिस्क्लोजर को अनिवार्य करता है। पंजीकृत एजेंटों को हर 6 महीने में अपनी गतिविधियों, प्राप्तियों और खर्चों का ब्यौरा देना अनिवार्य है। विदेशी हितों के लिए बांटे जाने वाले प्रचार या सूचना सामग्रियों पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाना होता है कि ये किस विदेशी प्रिंसिपल के लिए है। ब्रिटेन की FIRS जुलाई 2025 से लागू हुए एक विधिक व्यवस्था है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2023 के तहत बनाई गई इस योजना का उद्देश्य ब्रिटेन की सुरक्षा और हितों की रक्षा करना है। इसके साथ ही देश की राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में गुप्त विदेशी हस्तक्षेप को रोकना और विदेशी शक्तियों के प्रभाव को पारदर्शी बनाना है। ये योजना मुख्य रूप से 2 स्तरों पर काम करती है। पहले पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत किसी भी विदेशी देश यानी कि आयरलैंड गणराज्य को छोड़कर के निर्देश पर ब्रिटेन में राजनीतिक नियमों, चुनावों, जनमत संग्रह या पंजीकृत राजनीतिक दलों को प्रभावित करने के लिए की जाने वाली गतिविधि को रजिस्टर करना अनिवार्य है। दूसरे इनहैंस्ड स्तर है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अधिक संवेदनशील माने जाने वाले चुनिंदा देशों जैसे कि वर्तमान में रूस और ईरान और इससे उनसे जुड़ी संस्थानों के निर्देशों पर ब्रिटेन में की जाने वाली व्यापक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए 2018 में यह कानून बनाया। इसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई विदेशी सरकार, विदेशी राजनीतिक दल और विदेशी सरकारी संस्था के लिए काम करता है तो उसे सार्वजनिक रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करना होगा। इसका उद्देश्य विदेशी प्रभाव पारदर्शी बनाना और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करना है। कानून के तहत कुछ क्षेत्रों को विशेष छूट दी गई है जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। इनमें मानवीय सहायता और राहत कार्य, पेशेवर कानूनी सलाह या अदालत में प्रतिनिधित्व और राजनीतिक यानी कि डिप्लोमेटिक और काउंसलर गतिविधियां शामिल है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पंजीकरण कराने में विफल रहता है, झूठी जानकारी देता है या आवश्यक रिपोर्टिंग नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर गंभीर आपराधिक दंड और जुर्माने का प्रावधान है। कनाडा में यह कानून देश की राजनीतिक और सरकारी प्रक्रिया में विदेशी ताकतों के गुप्त प्रभाव को रोकने और सार्वजनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नया पब्लिक रजिस्ट्री डेटाबेस बनाता है। इसे बिल C-70 काउंटरिंग फॉरेन इंटरफेस एक्ट के तहत जून 2024 में पारित किया गया था। इसके तहत एक सार्वजनिक डेटाबेस बनाया गया ताकि ये पता चल सके कि कौन से व्यक्ति या संगठन विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये नियम चुनाव, जनमत संग्रह, विधायी प्रस्ताव यानी कि प्रॉस्पेरिटी लेजिस्लेशन और सरकारी नीतियों या अनुबंधों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर लागू होता है। इस कानून को लागू करने और इसकी देखरेख के लिए एक स्वतंत्र फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। नियमों का उल्लंघन करने या जानकारी छिपाने पर $250 से लेकर 1 मिलियन तक जुर्माना लग सकता है। तो हर देश में है बिल, पर भारत में बिल को लेकर ज्यादा ही विरोध हो रहा है। विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बिल तो पेश होकर ही रहेगा। सरकार पूरी तैयारी में है। केंद्र सरकार का ये दूरदर्शी विधेयक भारत में पारदर्शी, जवाबदेही और राष्ट्र हितैषी समाज सेवा का एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। एक और जहां सरकार इसे देश विरोधी गतिविधियां, संदिग्ध वित्तीय लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग पर करारा प्रहार करने वाला एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना भी है कि विदेशी चंदे का पाई हिसाब सीधे देश के जन कल्याण और विकास कार्यों में ही लगे। ये नया कानून फर्जीवाड़े को खत्म कर सच्चे और ईमानदार संगठनों को मजबूत बनाएगा। तो FCRA बिल पर आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।